बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है वसीम मलिक साहब। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो करवट करवट बदल रही है। बहुत दिलचस्प मरहल में ये दाखिल हो चुकी है। मैं वन बाय वन कुछ आम खबरें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वो खबरें हैं जो प्रिंट पब्लिक हो चुकी है और ये वो खबरें हैं जिन पर पाकिस्तान के सियासी मामलात में एक हलचल मची हुई है। वसीम मलिक साहब से हम इन खबरों पर वन बाय वन इनका तजिया लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने वो खबरें रखता हूँ। नाज़रीन, वो खबरें क्या है? सैम पेज फटने लगा, जरदारी को हटाने की कोशिश शुरू। एजाज सैयद अपनी खबर पर आज भी कायम है। ये खबर एजाज सैयद साहब ने सबसे पहले की थी। नर वाले मामले पर हमारे सदर में दी गई ब्रीफिंग सिंध की कौम परस्त तंजीमों को लीक की गई। ये फखर दुरानी साहब ने खबर की है। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान को पंजाब असम्बली से नाअहल करवाने की कोशिश, स्पीकर पर दबाव कहीं और से है, ये गलत हो रहा है। मनी फारूक समेत कई हुकूमती साफियों का शोर, जो इस वक्त इस्लामाबाद के जो दारुल हुकूमत है उसमें ये शोर सुनाई दे रहा है। 2023-24 के दौरान वफाकी इदारों में 1100 यानी 1100 अरब की बेज़ब्तियां सामने आई हैं। द न्यूज़ की यह खबर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों को निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया गया है। रेफरेंस लाया जा रहा है। ये असद बशीर चौधरी की खबर। और इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया गया है। 190 मिलियन पाउंड जल्द समात की दरख्वास्त जो इमरान खान साहब ने दायर की है उनकी सुनी गई। उस पर डायरी नंबर भी अलॉट हो गया है। वसीम मलिक साहब, सबसे पहले हम आपकी तरफ आते हैं। ये जरदारी को हटाने के हवाले से जो कोशिश शुरू की गई, एजाज सैयद साहब ने यह खबर सबसे पहले ब्रेक की और फिर फखर दुरानी साहब ने उस पर मोहर तस्दीक सब्त की कि यह वाकया हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए राज साहब, जो खबरें सामने आ रही हैं और फिर उसको कौन सा सहाफ़ी ब्रेक कर रहा है, जब इन दोनों चीज़ों को आप मिला के देखते हैं तो मेरे ख्याल में जो पिक्चर है वो आपको क्लियर नज़र आनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि जो एजाज सैयद साहब हैं बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और मुतादिद ख़बरें वो पहले भी इस तरह से देते रहे हैं और वक्त के साथ साबित हुआ कि वो ख़बरें दुरुस्त भी थी। बहरहाल बहुत सारे लोगों को उनसे भी इत्तफाक अपनी जगह, बहुत सारे मामलात में वो भी थोड़ा सा इधर उधर निकल जाते हैं जी। लेकिन सदर मुमलिकत को हटाने की जो खबर है ना, वो मुझे एटलीस्ट अभी तक हजम नहीं हो रही। मतलब कि क्यों, किस तरह हटाया जाएगा, किस तरह भी नहीं, क्यों? हाँ। एक तो हल ये है ना कि वो इस्तीफा दे दें, हाँ। उनके खिलाफ मवाखजा हो, उनको हटाया जाए। ये एपिसोड में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे नहीं देख रहा। इम्पीचमेंट वाला मामला अभी तक मैं नहीं देख रहा। उसकी मुतादिद वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब का इस वक्त का जो कंडक्ट है जी, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर इस वक्त ये समझा जा रहा है कि PMLN जो है उसे पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है मखसूस नशिस्तों के बाद, तो फिर इतनी आसानी से वो हुकूमत नहीं कर पाएगी। अगर उसके पास सिंपल मेजॉरिटी मखसूस नशिस्तें देकर दीगर छोटी जमातों को साथ मिलाकर और पीपल्स पार्टी को अलहदा करके किया जाए। देखिए, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में मौजूदा सूरत हाल में अपना जो सियासी कैपिटल है उसको उसने स्टेक पे लगाया था मौजूदा हुकूमत लेने के लिए। चाहे ये भी खबरें आती रही हैं कि वो आज नहीं तो कल वफाकी काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बनते हैं नहीं बनते वो एक अलग कहानी है, मगर वहीं पे उन्होंने कौन से ओहदे लिए? उन्होंने वो तमाम ओहदे लिए जो आईनी ओहदे कि जो अगर ये हुकूमत कायम भी नहीं रहती तो वो बरकरार रहेंगे। अगर हुकूमत आज चली जाए, चेयरमैन सेनेट वही रहेंगे, चेयरमैन सही है, स्पीकर भी वही रहेगा, स्पीकर वही रहेगा जब तक नहीं होते, गवर्नर वही रहेंगे, सदर मुमलिकत वही रहेगा। तो इस खबर पे चाहे उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, मेरा ये तज्जिया है, क्योंकि मजीद अब कल से तलत हुसैन साहब का देखें, अगेन बहुत सारे लोगों को उनके खिलाफ है, उन्होंने कहा कि मेरे जराए ये बताते हैं कि ये खबर जो है वो दुरुस्त नहीं है, सदर मुमलिकत को नहीं हटाया जाएगा। और बशारत राज साहब, क्यों हटाया जाए? मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम ने अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए जुडिशरी के ऊपर कब्जा किया जी। उस कब्जे के ऊपर सबसे बड़ा हाथ किसका है? सदर पाकिस्तान। रोज नोटिफिकेशन कौन निकालता है? सदर पाकिस्तान। 26वीं आईनी तरमीम में वोट किसने किया? जाहिर है वही देते हैं, जजेस की सीनियरिटी वही तय करते हैं। जो जजेस ने काम यहाँ पर तशरीह करनी थी आइन की, उन्होंने वो बाल फेंकी सदर पाकिस्तान के कोर्ट में, तो उन्होंने ऐसी तशरीह की कि जो जूनियर जज था उसको सीनियर कर दिया। अब इस सारे सिनेरियो में मुझे सदर मुमलिकत कहीं जाते नजर नहीं आ रहे। ये भी खबर है वसीम सब, ये भी खबर है कि ये कहा जा रहा है कि आपने कहा कि इम्पीचमेंट, पाकिस्तान में इम्पीचमेंट मुशर्रफ के हवाले से की थी, उस वक्त बातचीत चली थी लेकिन मुशर्रफ इस्तीफा देकर घर चले गए थे। लेकिन खबर ये भी है कि ये भी हो सकता है कि जरदारी साहब लंबी छुट्टी पर भी चले जाए। एक खबर ये भी है ना कि अगर इम्पीचमेंट नहीं होती तो व्हाट नेक्स्ट, क्या वो इस्तीफा देंगे?
अगेन ये जो फखर दुरानी साहब वाली, अब जिस खबर का, फखर दुरानी साहब की खबर, जी फखर दुरानी साहब ने कहा कि जब नेहरू वाले मामले पे डीजीआई और 2 और लोग बैठे हुए थे इंजीनियरिंग कोर्स से, और वहाँ पर बैठे हुए थे आपके वजीर दाखिला, ये 4-5 लोग थे सिर्फ। वो खबर ब्रीफ किया गया सदर पाकिस्तान को, वो खबर बाहर ही निकली। लेकिन ये खबर फखर दुरानी साहब ने कहा कि जरदारी साहब ने अपने जो सियासी स्टंट के लिए ये खबर लीक की है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले मेमो गेट में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। खबर क्या लीक की होगी, मैं आपसे पूछता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इंडस रिवर से 5 कैनाल्स लेके जाएं। वो आगे चलकर लिखते हैं कि खबर ये लीक की कि उन्होंने कि सिंध के अंदर जो एहतजाज हो, और ये एहतजाज हुआ भी, ये प्लानिंग का हिस्सा है। नहीं, मैं एक और बात कर रहा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट ने ब्रीफिंग दी सदर मुमलिकत को, आपको याद होगा कि सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी थी। जी बिल्कुल। जिसके बाद इंडस रिवर से 5 कैनाल्स निकलनी थी जी, और जो कि एस्टैब्लिशमेंट का ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है वहां पर जानी थी। जी वो आपके इलाके में होता। हाँ, उधर सेरा में। जी, ये खबर दी थी कि 5 नहरें निकालने जा रही है, आप एहतजाज करें। मतलब लीक क्या किया था, मुझे ये चीज अभी तक हजम नहीं हो रही। खबर आई कि 5 नहरें निकालने जा रहे हैं। अब ये गालबन ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी से पहले का वाकया, और बाद में सॉर्ट आउट भी तब हो गया। जी। खबर आई कि 5 नहरें निकालने जा रहे हैं। सदर मुमलिकत ने उसकी तौसीक कर दी जी, मंजूरी दे दी। ये मामला है जुलाई 2024 का, 8 जुलाई 2024 का। ठीक है, तब से ये मामला आगे बढ़ रहा है। कौम परस्त जमातों ने एहतजाज कब किया? ये इसी साल मई में, इसी साल मई में एहतजाज किया। सिंध में तो वो कौन सी ऐसी चीज थी जो लीक हुई उस मीटिंग से? देखिए, 5 नहरें निकालने की खबर तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी, और ये जो कौम परस्त जमातें हैं वो उसी नहरें निकालने के ऊपर ही एहतजाज कर रही थी ना, या कोई लीक खबर के ऊपर एहतजाज कर रही थी। और मुझे ये अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट की फैसला कि 5 नहरें इंडस रिवर से निकालनी है, सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी, उनको कोई ब्रीफिंग दी गई, तो क्या सदर मुमलिकत ने ये लीक किया कि एस्टैब्लिशमेंट 5 नहरें निकाल रही है, तुम एहतजाज करो? ये उन फखर दुरानी के बकौल यही लीक किया, मतलब ये लीक कैसे है? ये तो पब्लिक डोमेन में है खबर। लेकिन फखर दुरानी यही कहता है कि ये उन्हें ब्रीफिंग दी गई, ये बड़ी ही राजदारी की ब्रीफिंग थी, और उन्हें ये कहा पीटीआई के वो लोग, शाजिया मरी साहिबा मुझे याद है, या वो साबिक वजीर आला हैं, उनकी साहबजादी हैं यहाँ पर, MNA है, ये 2 इस्लामाबाद में पीटीआई की पीपल्स पार्टी की बीट कवर करने वाले सहाफियों को ये लोग बुलाते रहे, ये ब्रीफिंग देते रहे कि पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का स्टांस ये है। एक तरफ वो एस्टैब्लिशमेंट की गोद में खेल रहे थे, एक तरफ वो अपने आप को न्यूट्रल भी साबित कर रहे थे। ये खबर इस तरह की गुज़श्ता रोज देने का मतलब आसिफ अली जरदारी साहब को नहरों वाले मामले पर रेस्क्यू करना है। आपको याद होगा ये गुज़श्ता रोज यहाँ पर जुडिशल कमीशन के वो रुकन भी थे, सिंध के गालबन वजीर कानून है, वो यहाँ पर आए हुए भी थे। ये जब वो सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना था, वो उनसे बहुत सारे साफी मिल रहे थे। कौम परस्त जमातों ने उनके घर हमला किया था। ये पीपल्स पार्टी के लोग आज इंटीरियर सिंध में जा नहीं सकते, इनका पॉलिटिकल कैपिटल जाया हो चुका है। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस वक्त ये फैसला कर लिया है, ये पीपल्स पार्टी की स्टेटेड पॉलिसी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसमें ऑन बोर्ड हैं कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत की जाएगी, एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के सियासत की जाएगी। बाकी अगेन मुझे वो खबर भी हजम नहीं हो रही कि सदर मुमलिकत को हटाने के लिए कोई इंपीचमेंट लाई जाएगी। सदर मुमलिकत मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है, लेकिन ये खबर तो मुझे भी हजम नहीं होती। लेकिन ये सारा ये किया क्यों गया कि जलजला सब बपा है? वो देखिए ना, वो फड़कती हुई खबर एक एंकर ने बताई थी कि जा रहे हैं, वो जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब अडयाला। वाहिद वो टॉक शो था मेरे ख्याल में जिसमें ये खबर उसी वक्त दी गई और उसी वक्त ही बाउंस हो गई, उसी वक्त। तो ये इस तरह की खबरें, ये पॉलिटिकल स्टंट्स के लिए ये हमारे साफी इस्तेमाल होते रहते हैं, और ये पीपल्स पार्टी को बचाने का एक वो मामला है कि सदर रेस्क्यू कर रहे हैं सदर जरदारी को नहरों वाले मामले पे। वरना आप इंटीरियर सिंध जाके देखिए, वो पीपल्स पार्टी की जो रही सही कसर थी ना नहरों वाले मामले वो पैर में डूब जाए। चले आगे चलते हैं वसीम मलिक साहब। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान पंजाब असम्बली थे, ये कोई मैं नायल करवाने के लिए जो स्पीकर रेफरेंस दायर किया गया यहाँ पर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में। मैं एक बात आपको बताऊं, इस पर आपका तजिया लेने से पहले, ये जब मलिक अहमद खान जो हैं, ये हमेशा से ये मुशर्रफ दौर के पैदा करता है, और उस वक्त ये परवेज़ इलाही के साथ थे। उस वक्त पंजाब असम्बली के स्पीकर होते थे जनाब अफसर साहिब साहब, और परवेज़ इलाही वज़ीर आला हुआ करते थे। तो ये उस वक्त हुकूमती बेंच में थे।
तो इधर नून लीग के जो अरकान असम्बली थे वो नारे लगाते थे, मुशर्रफ ने एक घोड़ा पाला, अफजल शाही जुमरे वाला, चक जुमरे वाला, क्योंकि वो जुमरे वाला का रहने वाले थे, स्पीकर थे। उस वक्त कोई इस तरह का एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने शायद बड़ा पन दिखाया हुआ, हालांकि मुशर्रफ की अमरीयत थी, निस्फ नहार पर उसका सूरज था इक़्तिदार का। ये अब क्या सीन है जो उठाकर लेकर इधर आ गए और ये उन्हें कह रहे हैं कि अच्छा, मलिक अहमद खान साहब हमेशा से जो है ना वो एक कासा लेस किस्म के, जो उनका हिस्ट्री देखी जाए सियासी, तो उनकी हिस्ट्री इसी तरह की है। क्या अब वो मरियम नवाज को खुश करने के लिए जा रहे हैं या वो ये करवा पाएंगे? मुमकिन है कि फैसला ही मरियम नवाज का हो। हाँ, देखिए सूरत हाल क्या बनती है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बजट सेशन में स्पीच कर रही हैं, पीटीआई के लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये इतना बड़ा गुनाह है, यकीन कीजिए मौजूदा हाइब्रिड रजीम में एहतजाज कहाँ करे फिर? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मरियम नवाज के सामने, सर मरियम नवाज के सामने आप शख्सियत नहीं देख रहे। इस वक्त मौजूदा हाइब्रिड रजीम में वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी ज्यादा निज़ाम को जो पसंदीदा है ना, जिनकी गवर्नेंस और जिनके वो प्रोटोकॉल और वो जो शाही खर्चों से, यानी कि आशूरा के वो जो लंगर है उसके डब्बों पर भी मरियम नवाज की तस्वीर है, पब्लिसिटी में करोड़ों अरबों लगा दिए गए, बिल पास कर दिया गया कि आप अब सवाल भी नहीं कर सकते। तो ये मरियम माशाल्लाह है। इधर तो हाइब्रिड रजीम है, वहाँ मरियम माशाल्लाह है। तो पीटीआई के लोगों की इतनी जुर्रत कि वो मैडम चीफ मिनिस्टर के सामने एहतजाज करें। ये तो आप समझिए कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मलिक अहमद खान साहब का बड़ापन है, जमहूरी रवैया है कि उन्होंने सिर्फ डी सीट करने के लिए यहाँ इलेक्शन कमीशन में भेजा। चाहे तो वो फांसी भी दे सकते थे, अच्छा फंदे पर भी, चाहे वो मुल्क बदर भी कर सकते थे, चाहे तो इन मौजूदा रजीम का एक फेवरेट काम ये भी है कि आपका पासपोर्ट भी मनसूख, आपका आईडी कार्ड भी मनसूख, ये सब भी हो सकता था। मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर वो करते शहबाज शरीफ की तरह तो फिर ये वो भी नागवार गुजरती, मुमकिन है। वो क्योंकि शहबाज शरीफ वजीर आजम है, भतीजी वजीर आला है। मैं आपको एक और बात बताऊं यहाँ पे कि मुझे ये लगता है कि ये काम कोई करवा रहा है। अच्छा, कोई करवा रहा है, कोई करवा रहा है। ठीक, आप देखिए ना, ये मनीर फारूक साहब ने भी बात की है, ये इसकी एक वजह है। और हम ये, मैं अगेन मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मलिक अहमद खान साहब को कोई यहाँ पर वो नहीं कर रहा, स्पेयर नहीं कर रहा, अल्टीमेट जिम्मेदार तो वही है। लेकिन आप एक देखिए, ठीक है हम बात करते हैं कि पीटीआई को कॉर्नर किया गया, शख्सी आज़ादियाँ नहीं है, आइन और कानून बरहम हो चुका है, मुअत्तल हो चुका है, बुनियादी इंसानी हकूक़ को कर दिया गया है, अदलिया जो है वो अब एक मातहत महकमा बन चुकी है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ करवा रही है। लेकिन अगर आप इसको लार्जर कैनवस पे देखें तो एट द एंड ऑफ द डे कौन डिस्क्रेडिट हो रहा है? सियासतदान डिस्क्रेडिट, सियासतदान, बिल्कुल। ये जो मौजूदा हुकूमत करवा रही है, ये वो गिरे हैं जो आप हाथों से लगा रहे हैं, दांतों से नहीं खुलनी। ये क्या हमेशा के लिए इन्होंने इक़्तिदार में रहना है? आपको पता है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो जब अहमद मीर साहब ने इस पर कॉलम भी लिखा था कि फाइज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आ रहा है, तो मैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए चला गया। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनके सामने ये जिक्र किया, तो इमरान खान को पता ही नहीं था कि कोई रेफरेंस आ रहा है। अजा बात आपको पता है, उन्होंने जिक्र भी किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठकर, वो रेफरेंस कई बार उन्होंने जिक्र किया, वो रेफरेंस मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये कहा था कि मैंने रेफरेंस वो नहीं लाया। लेकिन जब वो अहमद मीर साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि जब मैं उठने लगा तो मुझे इमरान खान साहब ने मेरे कान में कहा कि आप फाइज ईसा को बता देना कि मैं रेफरेंस नहीं ला रहा हूँ। लेकिन उसका देखे जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? इमरान खान को। एट द एंड ऑफ द डे तो इमरान हुकूमत में था ना, इसीलिए आज आपका बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आज जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है वो के कुछ और करवा रहा है, कुछ और ताकतें हैं पीछे, लेकिन डिस्क्रेडिट सियासतदान। लेकिन सियासतदानों को समझ क्यों नहीं आती यार इस बात का? मुझे समझ नहीं आती। देखिए, अगर मैंने आपको इस कुर्सी पे बिठाया हुआ है जी, और आपको पता है कि आपने वसीम की बात नहीं माननी, तो आप एक लम्हे के लिए भी इस कुर्सी पे मजीद नहीं बैठ सकते जी। बिल्कुल। तो जब हुक्म सादर किया जाए कि ये करो और आगे किसी की जरूरत ना हो ये ना करने की, तो फिर उसे ये बताया जाएगा कि हजूर वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आपका फॉर्म 45 और 47 है ना, वो जज मेरिट पे फैसला करने जा रहा है। तो आपकी नस्लें भी करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वसीम मलिक साहब, ये खबर हो रहा है, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ आने से पहले, जो जुडिशरी काउंसिल का इजलास तलब किया उस पर आने से पहले, ये को 1100 अरब रुपए की बेज़ाब्ती हुई है। ये द न्यूज़ की खबर है और अंसार अब्बासी साहब की खबर है। ये पंजाब की हद तक जो बात जी, पंजाब फेडरल की हद तक गंदम स्कैंडल भी सामने आया है कि उसमें बड़ा पैसा कमाया गया। ये सिलसिला क्या, इन्होंने तो कहा था कि हम बड़े साफ शिफाफ हैं,
हमारे हाथ बड़े साफ हैं, हमारी टीम बड़ी तैयार है, साफ है, शिफाफ है, मुल्क तरक्की की राह पर चल रहा है। वो तरक्की कहाँ हो रही है? अमरीका पर हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि परसेप्शन इन लोगों ने बना लिया है कि मुल्क जो है वो अब स्टेबल हो चुका है। परसेप्शन इन्होंने ये बना लिया है। आपको कोई फायदा पहुंच रहा है? देखिए मैं उस पर बात करता हूँ ना, मुल्क डिफॉल्ट होना क्या होता है? जब हाँ। उस मुल्क की अवाम ही डिफॉल्ट हो जाए, जब करेंसी इतनी डिवैल्यू हो जाए कि आप आज बाहर निकले 5,000 का नोट आप जेब में लेके निकलें और आप शाम को वापस आए तो आपने कुछ खरीदा भी नहीं होगा और आपकी जेब में भी टका नहीं होगा, तो करेंसी इस हद तक डिवैल्यू है। परसेप्शन इमरान के दौर में बना ली गई थी कि बहुत महंगाई है। उस वक्त आशमा शिराजी साहिबा जो है वो यहाँ पर एतवार बाजार में जाया करती थी, तब से लेकर आज तक उनको ये जहमत नहीं हुई कि वो जाएं। तो इसी तरह परसेप्शन आज भी बना दिया गया। हकीकत ये है कि आप इस वक्त हमारे यहाँ ना असल में सहाफत का इस वक्त टोटल फोकस ही अलग है। जब मुल्क में सूरत हाल नॉर्मल हो ना, आप फिर गवर्नमेंट की गवर्नेंस को, उनकी करप्शन को, इस तरह की स्टोरियां लाइमलाइट में आती हैं। आजकल क्या स्टोरियां हैं? आजकल स्टोरियां ये हैं कि आइन मुअत्तल हो चुका है, अदलिया जो है वो तसल्लुत में आ चुकी है, रोज नई एक कहानी गढ़ दी जाती है, नई एक सेटलमेंट कर दी जाती है, मसनूई तरीके से निज़ाम को चलाया जा रहा है। तो उससे हो क्या रहा है? उससे मीडिया की तवज्जो तमाम उस तरफ है। आप जरा जाएं मिनिस्ट्रीज में, आप जरा चाहें लोगों से बात करें। इस वक्त इनको ये पता है कि इनका वक्त बहुत मुख्तसर है, जानते ये भी हैं। तो इस मुख्तसर वक्त में ये जितना अपना तिजोरियां भर सकते हैं, ये दिहाड़ी लगा रहे हैं, ये तिजोरियां भर रहे हैं। ये तो 11 अरब रुपए चले, हम इनको बराह रास्त करप्शन नहीं कह सकते, बेजाब्तगियां हैं। लेकिन इस बेजाब्तगियों में भी अगर मेलाफाइड इंटेंट हो, आपकी बदनीयती हो, तो आपके खिलाफ तब भी नैब का रेफरेंस तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बनता ही बनता है। वो बनेगा, जब ये हटेंगे तो वो बनेगा, जरूर ऐसे ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये पिछले 78 साल से चला आ रहा है। अच्छा, आज एक और बड़ा तमाशा हुआ। वो तमाशा ये है कि मुशर्रफ के जो बैत करदा थे उस वक्त, आसन बून साहब, आपको पता है वो जज भी रहे मुशर्रफ दौर में। वो सुबह अदलिया बहाली तहरीक के कंटेनर में खड़े थे और अगले दिन हल्फ ले रहे थे वो पीसीओ के तहत, एलएफओ के तहत, जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है उसके तहत। लाहौर हाई कोर्ट के जज वो मुशर्रफ के बैत करता है जी। नहीं, खूबसूरती देखिए ना, पहले मौजूद थे अदलिया बहाली तहरीक में, फिर जज लग गए, फिर जब सुप्रीम कोर्ट का सिंध बार केस का फैसला आया तो उसके बाद दोबारा जो मरहुमा आसमा जहांगीर साहिबा का ग्रुप है उसमें खड़े हो गए, और आज भी उसके बाद भी अदलिया की आजादी का चूरन बेचा। बहुत बड़ा। और आज वो आज आर्किटेक्ट हैं मौजूदा 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम। आज वो सदार एजाज साख खान की अदालत में पेश हुए, तो वो बजात मर्ज जज है, आपको पता है सदार एजाज साख। वो कहता है कि भून साहब आप देखने आए हैं कि मैं यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ, चले आखिरी बार देख ले। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आसिफ चौधरी साहब ने खबर ब्रेक की है, ये 6 जजेस के खिलाफ को रेफरेंस लाने की तैयारी है। ये भी कहा जा रहा है कि इनको तबादला करके पता नहीं बलूचिस्तान भेजेंगे, पता नहीं कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे। ये सीन क्या है? ये आजादमंद जज यार काबू क्यों नहीं आ रहे हैं इनके? आसिफ बशीर साहब की जो खबर है वो 6 जजेस का तो मुझे नहीं पता, 5 जजेस इस वक्त मौजूदा हाइब्रिड नजीम के रिजाने पे हैं। जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर, मैं उन पर एक बात अक्सर करता हूँ कि यहाँ ना मौजूदा जो सूरत हाल बन गई है ना, हमारे यहाँ सहाफ़ियों के लिए तनकीद करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देता हूँ कि हर शख्स की मज़ामत करने की एक लिमिट वो एक सर्टन लिमिट तक जा सकता है। अब जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर और उनकी फैमिली के हवाले से जो 6 जजेस के खत में जिक्र है, तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कौन सी ऐसी वजूहत बनी जिसके बाद वो इन 5 जजेस से उन्होंने किनारा कशी अख्तियार की और अब सुप्रीम हाई कोर्ट में है। तो अब मौजूदा निज़ाम के लिए वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। 5 जज है। देखिए 5 जज खटक रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को। कोशिश ये थी, ना सिर्फ ये 5 जज, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई 7 से 8 जज हैं, कि जब 26वीं आईनी तरमीम होगी तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को बनाया जाएगा तो मुनीब साहब, मंसूर साहब ये रिजाइन कर जाएंगे, डोगर साहब को लाया जाएगा तो दीगर रिजाइन कर जाएंगे। उनका ये फैसला है कि रिजाइन किसी सूरत नहीं करना। आज उन्होंने कर्टसी कॉल भी की, इदारे में रहते हुए इदारे की आज़ादी के लिए हर मुमकिन इकदाम करना है। मैं आपको एक आखिर में खबर दे देता हूँ, 12 जुलाई का जो इजलास बुलाया गया ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, ये 12 जुलाई, इसको लोग जोड़ रहे हैं कि इन जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही है। इन जजेस के खिलाफ वो जो प्रॉक्सी कंप्लेंट्स थी ना, वो मुमकिन तौर पर खारिज होंगी। मौजूदा जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ को जब हम देखते हैं तो जस्टिस याहिया अफरीदी ठीक है, हाइब्रिड नजीम का मुकम्मल हिस्सा हैं, सहूलतकार हैं, हम मांगी है उनसे, लेकिन वो जस्टिस याहिया अफरीदी भी नहीं चाहेंगे कि उनके ओहदे पर ये कालक जो है वो मली जाए। वो और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर तो हम जानते हैं। चौथी रुकन है जस्टिस आलिया नीलम, वो जुनेद गफार साहब है। तो जुनेद गफार साहब के बारे में भी मेरा गुमान ये है कि उन जजेस के खिलाफ नहीं जाएंगे। लिहाजा ओवरऑल मैं अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो साख्त देखता हूँ तो उसमें मुझे इन जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। इस्तीफे उन्होंने देने नहीं है। अब सूरत हाल क्या बनेगी, असल कहानी क्या है वो मैं आपको 27वीं आईनी तरमीम के जो खदोखाल इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं ना, पहले तो ये था कि शायद विदाउट कंसेंट ट्रांसफर कर दिया जाए, आइन के आर्टिकल 200 को अमेंड कर दिया जाए और इन जजेस को
बलूचिस्तान हाई कोर्ट के किसी हाँ। बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के किसी बेंच में, इन 5 जजेस का मुतफिका फैसला है कि इन्हें किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र अगर कर दिया गया, किसी बेंच में कर दिया गया, ये रिज़ाइन नहीं करेंगे। जितना मुमकिन होगा वो मज़ामत भी करेंगे, वो आइन और अदलिया की आज़ादी के लिए काम भी करेंगे और अपनी वो सर्विस को भी जारी रखेंगे। जब ये सूरत हाल वहाँ तक पहुँची तो अब एक नया मनसूबा वहाँ पर सोचा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 209 यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साख्त को तब्दील कर दिया जाए। अच्छा, जिस तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ताबे कर दिया गया था एग्जेक्टिव के, इसी तरह SJC को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी ताबे कर दिया जाए, एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया जाए। एक उसमें ख्वाहिश या एक उसमें आइडिया ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल के आईनी बेंच के सरबराह को उसमें शामिल कर दिया जाए, जो आपके बकौल जो बनी नो इंसानी मालूम इंसानी तारीख सबसे बड़े, बल्कि आप तो चलें उसको आपने मजीद रिफाइन करके मालूम कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि वो तारीख भी जो कि मालूम नहीं है उस पे भी वो अजीम तरीन जज है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं एक बात पर हैरान हूँ यार कि इतने बड़े जूरिस्ट है, उन्हें दुनिया में किसी सेमिनार में नहीं बुलाया जाता यार, वक्त नहीं, क्यों नहीं लिया जाता यार? वक्त नहीं नहीं है। तो बहरहाल जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में आपने देखा ना, जस्टिस मुनीब को निकाल के आईनी बेंच के सरबराह की इंडक्शन कर दी गई, तो यहाँ पे भी एक आईनी बेंच के सरबराह को वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बिठा दें और दूसरा कुछ इस तरह से उसकी साख्त को तब्दील करें कि वो बराह रास्त एग्जेक्टिव के मातहत आ जाए, जिससे ये है कि फिर उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को के पास सदारती रेफरेंस भी भेजें। अभी तक जितनी भी कंप्लेंट्स हैं ये प्रॉक्सी कंप्लेनेंट की हैं, ये प्राइवेट दरखास्त गुजार हैं, कोई सदारती रेफरेंस इन जजेस के खिलाफ नहीं आया। लिहाजा तब ये अगर SJC को भी फतह कर लिया गया जिस पे अब हमलावर हैं ये, तो सदारती रेफरेंस भी भेजा जा सकता है और सदारती रेफरेंस के बाद उस SJC को, आपको पता है, 100 मोटो पावर भी है उसके पास, वो खुद से भी इनिशिएट कर सकती है कार्रवाई। तो ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस, या फिर वो तमाम जजेस, या अभी जो नहीं बोल रहे हाई कोर्ट में बैठे हुए, या अभी जो नहीं बोल रहे, जिनके अंदर आज भी आजादी की कोई रमक बाकी है, तो वो पैदा होने से पहले ही दफना दी जाए, ये सबक सिखाया जाए बाकियों को। ये मंसूबा ज़ेरे गर्दिश है। ये परखने का वो पैमाना कहाँ से लाएंगे? SJC, मुझे वसीम मलिक के अंदर कहीं आजादी की वो पता ही नहीं है। तो मैं जब तक नहीं बोलूंगा, मैं आपकी मर्जी के फैसले देता रहूंगा, तो मैं बड़ा जबरदस्त। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब। नाज़रीन आपने देखा वसीम मलिक साहब बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की और तमाम सवाल जो मैंने इनके सामने रखे उस पर बड़ा जानदार तजिया दिया और उन्होंने आखिर में ये खबर भी दी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास होने जा रहा है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के खिलाफ जो प्रॉक्सी उज़रदारी कह सकते हैं उसे, ये दरख्वास्त कह सकते हैं, दरख्वास्त शिकायत दायर की गई, वो खारिज होने जा रही है। मुझे और वसीम मलिक साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।